कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट प्रोटीन्स। सबसे पहले प्रोटीन का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि आपके जितने भी प्रोटीन्स के बुक हैं उन सब में मेंशन है, ठीक है। और जो एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इन्हें देखेंगे, ठीक है। सारी पॉइंट्स जो हैं जितने भी प्रोविंस में जो कॉमन है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा और एडिशनल चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन करूंगा, ठीक है। आज जो हमारा डे 3 का चैलेंज है जिसमें हम प्रोटीन्स को कवर करेंगे। डे 120 तक हमें अपना पूरा सिलेबस को कवर करना है इवन प्रैक्टिस के साथ। जो न्यू है इस चैनल पे उनको यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम डेली इस चैनल पर लेक्चर अपलोड करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अभी आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट नहीं हुई, बायो और केमिस्ट्री की स्टार्ट हो चुकी हैं, फिजिक्स की भी जल्द स्टार्ट की जाएगी। स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। प्रोटीन्स आप सबको पता है कि ये पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, ठीक है। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सेल के अंदर प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी आपके पास सल्फर भी आ जाता है। इसकी रोल की बात करूं तो रोल आपको याद करना होगा। रोल में ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं टिश्यू के और ये पॉइंट बिल्कुल सिन की टेक्स्ट बुक में मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा ये ड्राई वेट ऑफ सेल में भी होते हैं और आपके हेयर्स में, आपके नेल्स में, फीदर्स में और मेजर सोर्स जो जैसे कि प्रोटीन का है वो है मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस, ठीक है। यहाँ तक था आपका प्रोटीन का इंट्रोडक्शन। अब मैं आता हूँ असल चीज़ पर। इसमें आपके पास आ जाता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन्स बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड्स को मैं इस शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा अमीनो एसिड्स जो कि लिंक्ड होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक था आपकी ये बात। अब आप सबको पता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है बेसिकली एक कोवेलेंट लिंकेज होता है। इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं, इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज। इसको हम एक और नाम भी देते हैं कोवेलेंट लिंकेज का। इसको हम एक और नाम भी देते हैं सी एन लिंकेज या सी एन बॉन्ड, ठीक है। ये तीनों इस प्रोटीन्स के जो है वो नाम है। अब जो नेक्स्ट बात है आप यहाँ पर आती है एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ तक बात हुई आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक की। आप सबको पता है कि अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। उसके अलावा सन में कुछ और पॉइंट है इससे रिलेटेड, मैं भी वो यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं ताकि जो दूसरे प्रोविंस के बच्चे हैं वो भी इस पॉइंट को नोट कर दें। सबसे पहले जो पॉइंट आती है वो ये कि प्रोटीन किसी भी ड्राई वेट का कितना परसेंटेज कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। प्रोटीन कंस्टिट्यूट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ अ ड्राई वेट ऑफ अ सेल। तो ये पॉइंट नोट करते हैं कि जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट 50% ऑफ अ ड्राई वेट ऑफ अ सेल। ड्राई वेट ऑफ अ सेल का जो 50% जो है आपके पास कवर करता है प्रोटीन्स, ठीक है बच्चे। अब इसमें जो दूसरी पॉइंट आती है वो आती है कि प्रोटीन को नाम, जो प्रोटीन है वो किसने दिया था, ठीक है। प्रोटीन नेम्ड बाय एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटीन को नाम दिया था और ये साइंटिस्ट किसी भी प्रोविंस की बुक में उनका नाम मेंशन तो नहीं है, लेकिन जो सिंध की टेक्स्ट बुक है उसमें नाम मेंशन है, दैट इज बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रोटीन को बेसिकली नाम दिया था प्रोटीन का। उसके अलावा एक और पॉइंट भी सिंध की टेक्स्ट बुक में आपके पास आती है कि प्रोटीन की जो इंपोर्टेंस है वो किस साइंटिस्ट ने बताई थी। प्रोटीन्स इंपोर्टेंस, ओके, प्रोटीन्स इंपोर्टेंस किस साइंटिस्ट ने बताई थी। रिकॉग्नाइज बाय साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मर्डलर, MURDLER, मर्डलर, ओके। इसको मर्डर से बिल्कुल कंपेयर ना करें, ये आपके पास एल आता है इस वजह से मर्डलर। ये कुछ चीज़ें थी जो सिंध की टेक्स्ट बुक में है इस वजह से और किसी भी प्रोविंस में नहीं है इस वजह से मुझे यहाँ पर मेंशन करनी पड़ी और आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके अलावा मैं बात करूंगा कुछ
केपीके एंड इवन फेडरल की टेक्स्ट बुक में भी कुछ वैल्यूज मेंशन है, ठीक है, मैं वो बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि अमाइनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब इस जनरल स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपके पास कार्बन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, फिर यहाँ पर आपके पास ये ग्रुप अटैच होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर अटैच होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड देन यहाँ पर आपके पास अटैच होता है अमोनिया NH, ठीक है। ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। यहाँ पर आपके पास अल्काइल ग्रुप, देन यहाँ पर आपके पास आता है कार्बोक्सी ग्रुप, देन अमाइड ग्रुप एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है। मैं नाम मेंशन कर दूं ताकि जो बच्चे नहीं जानते ये क्या चीज़ है, इसे हम कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप और इसको हम कहते हैं अमोनिया या अमाइड ग्रुप। और ये जो आपके पास है हम इसे कहते हैं अल्काइल, ठीक है बच्चे। और ये जो आपके पास R ग्रुप होता है इसे हम वेरिएबल ग्रुप ही कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब मैं आता हूं एक और पॉइंट की तरफ, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स या नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स में मैं ये बात आपको नोट करवा दूं कि ये जो पॉइंट मैं मेंशन करने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे आपके अगर पास ईयर के क्वेश्चन में जब सॉल्व करवाऊंगा तब आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड हर साल एमटीकेट में क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। लाइक हमारे पास अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो यहाँ पर पूछता है कि कितने अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो आपके सेल्स में और टिश्यू में पाए जाते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स या व्हिच आर द फॉलोइंग नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स विल बी फाउंड इन द सेल्स एंड द टिश्यूज। तो नंबर याद कर लें कि 170 अमाइनो एसिड्स फाउंड इन सेल्स एंड टिश्यूज। नंबर 1 ये बात। अब आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड में से कितने ऐसे अमाइनो एसिड के नंबर हैं जो कि प्रोटीन, जिससे प्रोटीन बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये नोट कर लें, ये पॉइंट भी नोट कर लें, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि हाँ, कि आपके पास आउट ऑफ 170 में से 25 जो अमाइनो एसिड्स हैं आपके पास, इससे प्रोटीन जो आपके पास है वो बना हुआ होता है, इससे आपके पास प्रोटीन बना हुआ होता है। ये हुई आपकी दूसरी बात, ठीक है। अब आते हैं तीसरी बात पर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन जो है, मोस्टली प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, तो मोस्टली जो प्रोटीन्स हैं वो 20 अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। मोस्टली प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, अमाइनो एसिड को मैं शॉर्ट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स। ये पॉइंट हुई यहाँ पर एंड, ठीक है। तो इस तरह से इस इन पॉइंट में से आपके पास कोई भी एमसीक्यूज बन सकता है। आगे मैंने इसी में से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज दिए हैं, वहां पर भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी यहाँ पर। बातें नेक्स्ट पॉइंट पर, ओके। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन। जो आपके पास प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन्स में, ठीक है। दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इज इट दे लिंक्ड अमाइनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन, बिल्कुल। दे स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, गलत। दे ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत। अब बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। चलें, सही कह रहे हैं, लेकिन जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए ये असाइनमेंट मैं दूंगा उनको कि वो जरूर इसको सॉल्व करें और मुझे कमेंट में अपने नाम के साथ और अपने प्रोविंस के साथ जरूर इसका आंसर बताएं, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर बताएं जो भी इसको देख रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर, अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड लिंकेज।
बच्चे इसमें अमाइनो एसिड के बारे में मैंने डिटेल से मेंशन कर दिया है कि अमाइनो एसिड आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास कम से कम एक अमाइनो ग्रुप जो कि NH2 होना जरूरी है, और दूसरी बात एक कार्बोक्सिल ग्रुप कम से कम होना जरूरी है, ठीक है, और वो बॉन्डेड होगा एक असिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ। उस असिमेट्रिक कार्बन एटम को हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन का। अब सर असिमेट्रिक कार्बन एटम क्या है? देखें, यही बात कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है असिमेट्रिक कार्बन, जबकि हम जो इस प्रोटीन से जो आपके पास जो पिछला लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके लेक्चर के एंड में मैंने कुछ चीजें आपको ऐड करवाई थी, जितनी भी थी स्टीरियोआइसोमेरिज्म, एपीमर्स एंड इवन डायस्टेरोमर्स एंड इवन असिमेट्रिक कार्बन को डिटेल के साथ मैंने वहां पर डिस्कस कर चुका हूं। इतना बता दूं, यहाँ पर जो आपके पास असिमेट्रिक कार्बन होता है, ये ऐसा कार्बन होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम के साथ या एटम या ग्रुप के साथ अटैच होता है। लाइक यहाँ पर देखिए आप, ये आपके पास कार्बन है, ठीक है, ये आपके पास कार्बन है, यहाँ पर आपके पास ये कार्बन है, और ये कार्बन आपके पास एक तरफ इस कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच है और दूसरी तरफ इस आर ग्रुप से अटैच है, जो कि मैं बताऊंगा क्या है, और ये आपके पास अमाइन ग्रुप है, और यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन ग्रुप है। तो देखिए, तो चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। इस वजह से हम इस कार्बन को नाम देते हैं असिमेट्रिक कार्बन। इसको हम फंक्शनल कार्बन का नाम भी देते हैं, तो हम अल्फा कार्बन का नाम भी देते हैं। अब बात आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, इस आर ग्रुप को डिटेल से स्टडी करते हैं, क्योंकि ये आर ग्रुप जो है वो अमाइनो एसिड की दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस आर ग्रुप को हम एक नाम देते हैं जो कि होता है वेरिएबल ग्रुप, ठीक है, जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड के दरमियान में एक, जब हमें डिफरेंस करेंगे तो इस आर ग्रुप को देखकर करेंगे, ठीक है। और लाइक एग्जांपल, जैसे कि जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनका नाम इन आर ग्रुप पर बेस करता है। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर दूंगा आपको, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर मैं यहाँ पर बनाऊं यहाँ से, ठीक है, सी आर ग्रुप, COOH ऊनिया ग्रुप, एंड देन हाइड्रोजन। अब देखें, सेम स्ट्रक्चर है आपके पास जो मैंने ऊपर मेंशन किया है, जस्ट यहाँ पर आर ग्रुप आपके पास आ गया। अगर इस आर ग्रुप को मैं चेंज करूंगा तो आपके पास अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। अब ये जो आपके पास है बेसिकली ये है जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। अगर मैं इस आर ग्रुप को चेंज करूंगा तो अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इस आर ग्रुप को मैं यहाँ पर रखता हूँ, आपके पास हाइड्रोजन रखता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप में यहाँ पर रखता हूँ, तो इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा आपके पास, क्या बनेगा नाम? जी बिल्कुल, इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा ग्लाइसिन, ठीक है। और ग्लाइसिन के बारे में हम ये भी कहते हैं कि जो आपके पास ग्लाइसिन है, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है बच्चे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपके पास आती है वो ये है कि अगर मैं क्या करूं, इस आर ग्रुप पर मैं रख दूं मिथाइल ग्रुप, मिथाइल रेडिकल को अटैच करवा दूं, तो अब अमाइनो एसिड का जो नाम बनेगा वो बिल्कुल पहले से डिफरेंट होगा, ठीक है। अब जो नाम बनेगा इसमें वो बनेगा एलेनिन। क्या बनेगा? एलेनिन, एलेनिन, ठीक है। अगर मैं और भी चेंज कर दूं, क्या रखूं इसमें, मिथाइल की जगह पर मैं रखता हूं मिथानोल, जो कि एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं हम मिथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नाम है। अगर मैं आयुपिक नाम लिखूं तो इसका जो आयुपिक नाम है वो है मिथानोल, ठीक है, मिथाओल। ये जो ओल है ये बेसिकली अल्कोहल को शो करता है, ठीक है। अगर मैं मिथानोल रखूं तो इसका जो नाम होगा अब चेंज होगा, तो ये आपके पास अमाइनो एसिड होगा सीरीन। तो इस तरह से आप जैसे जैसे इस आर ग्रुप को चेंज करोगे, ठीक है, इस तरह से आपके पास अमाइनो एसिड का नाम भी चेंज होगा और डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड आपके पास बनेंगे। ये था आपके पास आर ग्रुप का डिटेल के साथ मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब आते हैं कि फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ पर टॉपिक हाईलाइट कर दूं। फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड, सॉरी, यहाँ पर होगा पेप्टाइड लिंकेज। तो अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो आपके पास बनता है पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज। अब हम सीखेंगे कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और कैसे पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। ये एक टॉपिक की हाईलाइट करना था मुझे। ओके, अब सबको पता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जब आपके पास एक या उससे ज्यादा
अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि आपके पास वाटर की बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो वाटर मॉलिक्यूल जब क्या होता है रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और मैं हम पढ़कर भी आए हैं जो इंट्रोडक्शन जो हमारा हुआ था इस चैप्टर का, वहां पर हम पढ़कर भी आए हैं जब भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है हम इसको एक नाम देते हैं। ये बेसिकली एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन। ठीक है बेटे, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन को एक और नाम भी देते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस नाम भी दिया जाता है आपके पास इस कंडेंसेशन को, सिंथेसिस। ओके, उसके अलावा इसमें जो कुछ चीजें हैं आपके पास कि डाइपेप्टाइड, पोलीजोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड जो बनते हैं वो बेसिकली इसी प्रोसेस की वजह से बनते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से आपके पास डाइपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड एंड इवन पोलीजोपेप्टाइड भी इसी की वजह से बनते हैं। ठीक है, अब कैसे बनते हैं मैं यहाँ पर बताऊंगा कि बेसिकली क्या होता है कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है किस चीज की, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं राइबोसोम के ऊपर, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ऑन राइबोसोम। ठीक है, और ये जो काम होता है बेसिकली ये काम होता है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एक किस्म का आरएनए होता है। ठीक है, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ टाइप ऑफ आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। हम नाम से देखें मैसेंजर आरएनए तो जरूर ये मैसेज लेकर आएगा। ठीक है, और कहां से मैसेज लाएगा भाई, ये मैसेज लाकर आएगा डीएनए से, मैसेज पैकिंग फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए के बारे में बताया था, बेसिकली डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसका जो यूनिट होता है वो होता है डी। यहाँ पर देखें, अगर मैं क्लियर कर दूं ये आपके पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या है, डीएनए है। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मैसेंजर आरएनए है। ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ये जाएगा इस डीएनए के पास और डीएनए से क्या करेगा, डीएनए इस मैसेंजर आरएनए को क्या देगा, मैसेज देगा। मैसेज देगा भाई किस तरीके से आपको अमाइनो एसिड बनानी है और कितनी सीक्वेंसिंग और कितनी सीक्वेंस होनी चाहिए, वो सब इस मैसेज में डीएनए ने मेंशन करके रखा हुआ होता है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करेगा, वो जाएगा एक और ऑर्गेनेल होता है जिसको हम नाम देते हैं, चलें यहाँ पर मैं नाम दे दूं राइबोसोम का। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन का टॉपिक है तो मैं जरूर बताऊंगा राइबोसोम का काम क्या होता है। राइबोसोम का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। बस इतना अभी याद कर लें। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब क्या होगा, मैसेंजर आरएनए ने मैसेज ले लिया डीएनए से, अब ये जाएगा राइबोसोम के पास। राइबोसोम क्या करेगा, बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट करना शुरू कर देगा। अगेन क्या होता है कि राइबोसोम में 3 साइट्स होती हैं, पी ए एंड डी साइट, तो उस वजह से अभी ये डिटेल से है, हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका ये टॉपिक एंड हुआ कैसे बनता है। उसके अलावा इसमें कुछ और चीजें हैं और केपीके एंड इवन फेडरल की टेक्स्ट बुक में आपके पास एक फॉर्मेशन मेंशन है डाइपेप्टाइड की, तो वो मैं बता दूं कैसे आपके पास फॉर्मेशन होती है एक डाइपेप्टाइड की और कैसे बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये दोनों जो प्रोविंस के बुक हैं वहां पर मेंशन है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपके पास मेंशन कर दूं। चलें, फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड, एक ऐसा पेप्टाइड कंपाउंड जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, डाइपेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। सबसे पहले एक बात याद रखें, ये जो आपके पास इसमें मैं यहाँ पर जो एग्जांपल लूंगा वो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लूंगा, जो कि मेंशन है लाइक एलिनिन। ठीक है बेटे, ये आपके पास एक डाइपेप्टाइड कंपाउंड है। अब मैं बताऊंगा कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि ग्लाइसिन और एलिनिन ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल अब यहाँ से रिलीज होता है। यहाँ से आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बेसिकली यहाँ से क्या होता है कि रिलीज होता है। जिसके कंपैरिजन में आगे चलकर आपके पास एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को नाम देते हैं हम ग्लाइकलिन, ग्लाइकल एलिनिन, और ये आपके पास एक डाइपेप्टाइड होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में मैंने बताया था, पेप्टाइड बॉन्ड को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से याद करते हैं। एक आपके पास अमाइड बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट लिंकेज और तीसरा आपके पास होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी हम इसे कहते हैं।
ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी हम इसे कहते हैं। अब ये तो मैंने आपको वर्डिंग में समझाया कैसे ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब फिगर के थ्रू समझेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हम सबसे पहले ग्लाइसिन जो एक अमाइनो एसिड है इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर बनाएं। ये आपके पास आ गया कार्बन, ऊपर आपके पास हाइड्रोजन, देन यहाँ पर आपके पास अमाइन ग्रुप, यहाँ पर आपके पास आएगा आर ग्रुप, या यहाँ पर आर ग्रुप कर लें और यहाँ पर हाइड्रोजन कर लें और यहाँ पर आपके पास कर लें, मैं इसको ओपन करके लिखूंगा क्योंकि आपको समझाना है इस वजह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास हो गया जनरल स्ट्रक्चर। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्लाइसिन, हमें चाहिए ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, ग्लाइसिन के लिए जो आर ग्रुप होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो आप इस आर ग्रुप की जगह पर क्या मेंशन करेंगे, हाइड्रोजन को मेंशन करेंगे। सॉरी, अभी हाइड्रोजन आपके पास आ गया, अब ये बन गया आपके पास ग्लाइसिन। ठीक है, इस तरह हम जाएंगे नेक्स्ट पर, और एक और कंपाउंड है जिसका नाम है एलेनिन। एलेनिन को बनाएंगे, सिंपल स्ट्रक्चर होगा, अमोनिया, देन आपके पास कार्बन, देन यहाँ पर आर ग्रुप, देन इसको ओपन करूंगा मैं और यहाँ पर आपके पास आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, सॉरी मैं इसको ओपन कर लूँ ताकि जब बॉन्ड बने तो आपको इजीली समझ सकें। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ अमोनिया ग्रुप, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली, अच्छा रुकें, ये जो आपके पास है ये था आपके पास हाइड्रोजन आ गया, लेकिन यहाँ पर आपके पास है एलेनिन। तो एलेनिन मैंने आपको बताया कि आर जो ग्रुप आएगा एलेनिन में वो आपके पास आएगा मिथाइल ग्रुप, जिसको हम कहते हैं CH3। तो आप क्या करेंगे, इस आर ग्रुप को CH3 यानी मिथाइल ग्रुप मेंशन करेंगे। अब ये जो आपके पास बना है ये बना है एलेनिन। ठीक है, ये आपके पास जो बना है इसे हम कहते हैं एलेनिन। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, नोट करवा दो यहाँ पर, ये आपके पास जो है, ये आपके पास बेसिकली एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये जो है आपके पास वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये जो आप, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूं, ये जो आपके पास ग्रुप है हम इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप और यहाँ से आपके पास जो हाइड्रोजन है अमाइनो ग्रुप का। अब अमाइनो ग्रुप कौन सा है, अमाइनो ग्रुप जो आपके पास है वो ये है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और इस अमाइनो ग्रुप का ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाला, ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को हम नाम देंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें यहाँ से रिलीज करवाना है। जब ये रिलीज होगा यहाँ से, ठीक है, रिलीज होगा, वाटर आपके पास आजाद हो गया, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएंगे। और जब ठीक है, अब ये जब आपके पास बॉन्ड बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जस्ट सिंपली बॉन्ड बनेगा। मैं यहाँ पर क्योंकि जगह कम है इस वजह से इसको ओपन नहीं करूंगा, जस्ट डायरेक्ट यहाँ पर बॉन्ड बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपके पास डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर आपके पास एक और कंपाउंड है, मैं उसको थोड़ा ऊपर करके लिखूँ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, मिथाइल ग्रुप, ये आपके पास एलेनिन है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा सिंपली वो कंपाउंड हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर आपके पास OH आएगा। ठीक है, अब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो चुका है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो चुका है, अब ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब ये जो बॉन्ड बनाए, CN बॉन्ड को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, हम इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बार बार मैं इन चीजों को नोट करवा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि आप भी नोट करें। पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम एक और नाम देते हैं अमाइड बॉन्ड। ठीक है, हम इसको एक और नाम देते हैं कोवेलेंट लिंकेज या कोवेलेंट बॉन्ड। हम इसको एक और नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट था आपके पास पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड, वो सब का सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, डाइपेप्टाइड के एंड में जो अमाइनो एसिड होता है हम उसको एक और नाम देते हैं। ठीक है, हम इसको टर्मिनल का नाम भी देते हैं, टर्मिनल अमाइनो एसिड। ठीक है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है हम इसको कहते हैं टर्मिनल एंड, C टर्मिनल एंड। यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास है ये आपके, हम इसे एक और नाम भी देते हैं C टर्मिनल एंड, और इस वाले को हम नाम देते हैं एंड टर्मिनल एंड। ठीक है, ये आपके पास फेडरल की जो टेक्स्ट बुक है वहां पर मेंशन है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर मैंने एक एडिशनल चीज भी ऐड की है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी, या क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास MTCAT में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, पास पेपर में देखेंगे तो आए हैं। इस वजह से मैंने क्या किया है, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी पॉइंट मैंने मेंशन की हुई होती है, लेकिन कोई बच्चा जो है वो
एवरेज से भी एवरेज बच्चा या उससे भी कम है तो उनके लिए मैंने टर्मिनोलॉजी भी मेंशन करके रखी है ताकि वो उन टर्म्स को देखे, उसको याद कर सके, उसको समझ सके। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस किसे कहते हैं? द ऑर्डर इन व्हिच अमाइनो एसिड्स आर अरेंज, हम उसे कहते हैं अमाइनो एसिड की सीक्वेंस। अब सर डाइसल्फाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड बेसिकली एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि लिंक करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन की चेन को, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज करता है उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन का एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि क्या करती है, रेड ब्लड सेल में होती है और ऑक्सीजन को कैरी करती है। हीमोग्लोबिन को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने मेंशन करके रखा है, ये जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती है। यहाँ पर एक और मैंने टर्म्स मेंशन करके रखी है, सिकल सेल एनीमिया, जो कि केपी के इवन आपके पास सिंध में भी मेंशन है और फेडरल की टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है आपके पास फिगर नंबर 2.24 में। ठीक है, अगर जो फेडरल के देख रहे हैं वो अपनी बुक ओपन करके रखें और 2.24 जो फिगर है उसको जरूर देखें, वहां पर मेंशन है। ठीक है, कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने टर्मिनोलॉजी इस वजह से मेंशन की है, कुछ बच्चे हैं जो कि परेशान होते हैं इन टर्म से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जेनेटिक होता है, इनहेरिटेंस होता है, जो कि बेसिकली सिंगल अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से ये एक एबनॉर्मलिटी पैदा होती है आपके रेड ब्लड सेल में, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते। ठीक है, स्ट्रक हो जाते हैं अपने शेप की वजह से। अगर मैं इनका शेप बनाऊं तो बिल्कुल इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, ये आपके पास, सॉरी, आपके पास ब्लड वेसल है। ठीक है, जो नॉर्मल आपके पास आरबीसी है वो क्या होते हैं, इससे पास हो जाते हैं। नॉर्मल आरबीसी की बात करूं तो वो इजीली इससे पास हो जाते हैं, बट जो आपके पास एबनॉर्मल जो आरबीसी होता है वो इससे पास नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जो शेप होता है वो इस तरह से डिजाइन हुआ होता है कि वो स्टक हो जाते हैं, और इस तरह से आपके जो ऑर्गेनल्स हैं, आपके जो माइंड है, आपके जो जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, उसमें ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाती। इस वजह से आप इस डिजीज को हम नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे, इसमें से आपको याद हो तो ये मैंने आपको, चलें एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज आपके पास, व्हाट रोल डू डाइसल्फाइड बॉन्ड प्ले इन अ प्रोटीन स्ट्रक्चर? मैंने बताया हुआ है, लेकिन ये मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, जरूर अपने नाम के साथ और प्रोविंस के साथ कमेंट में जरूर मुझे बताएं। ठीक है, और ये जो है आपके पास नेक्स्ट, हाउ डज अ सिंगल अमाइनो एसिड चेंजेस इन हीमोग्लोबिन लेड टू द सिकल सेल एनीमिया? कैसे एक अमाइनो एसिड आपके पास हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाती है? ऑप्शन ए, by replacing the valine with glutamic acid causing the hemoglobin to carry more oxygen। भाई अगर वो ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा है तो डिजीज क्यों प्रोड्यूस होती है? ठीक है, यहाँ पर ही आपके पास रॉन्ग हो गया। by increasing the number of disulfide bond, ऐसी बात नहीं है। by changing the protein's ability to form peptide bond, ऐसी बात भी नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास होगा, दैट इज द बी ऑप्शन, by replacing the glutamic acid with valine causing hemoglobin to fail in carry the sufficient oxygen। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड की रिप्लेसमेंट होती है वेलिन के साथ। ठीक है, और ये जो आपके पास होती है वो 6th पोजीशन पर होती है। ये पोजीशन मैंने आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, 6th पोजीशन पर होती है, जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट आपके पास इसमें कुछ और चीजें हैं, वो मैं देख लूँ। ओके, अब मैं बात करूंगा सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की। एक टॉपिक है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, सिग्निफिकेंस एंड significance of the sequence ठीक है, ये एक टॉपिक है, इसको जरूर डिस्कस करना था। ओके, इस टॉपिक में हम डील करेंगे, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने काम किया था प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, और ये टॉपिक किन किन प्रोविंस में आया हुआ है वो भी मेंशन कर दूं, आपकी पीटीबी में, आपकी सिंध की टेक्स्ट बुक, आपकी केपीके में, एंड इवन फेडरल में इनका जस्ट इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है एक बॉक्स के अंदर, सिर्फ फिगर दी हुई है, लेकिन उस फिगर में से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो फेडरल की टेक्स्ट बुक में भी आया हुआ, इवन बलोचिस्तान में भी। सारे के सारे प्रोविंस के नाम तो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं कह दूं कि सब प्रोविंस आया, दैट मींस इट कम। अब मैं बात करता हूँ इस हाईलाइट टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जितनी भी पॉइंट्स है प्रोविंस में वो मैं सब यहाँ पर मेंशन करूंगा। सबसे पहले आपके पास एक साइंटिस्ट का नाम मेंशन किया गया है केपीके के अंदर, एंड इवन आपके पास जो सिंध की टेक्स्ट बुक है उसमें भी मेंशन किया गया है, जिनका नाम है एफ सेंगर। ठीक है, एफ सेंगर, सेंगर्स, इन्होंने क्या काम किया था ये जरूर आपको आना चाहिए।
तो जो एफ सेंगर है, इन्होंने बेसिकली ये ऐसे साइंटिस्ट थे और सबसे पहले साइंटिस्ट थे. ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who determined the sequence of amino acid in a protein molecule. He was the first scientist who determined, ये एग्जाम में आता भी है कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिटरमाइन किया था प्रोटीन में. who determined the sequence of amino acid in proteins. ठीक है. अब नेक्स्ट बात पर आऊं तो इन्होंने जो काम किया था वो किया था इंसुलिन के ऊपर. ठीक है. इन्होंने काम किया था इंसुलिन के ऊपर. मेनली इनका जो काम है वो इंसुलिन के ऊपर है. इन्होंने ही सबसे पहले डिस्कवर किया था कि जो इंसुलिन है वो बना हुआ होता है 2 चेन से. पोस्ट ऑफ 2 चेन्स. ठीक है. तो इन चेन्स को जरूर याद करें क्योंकि इनमें वैल्यूज मेंशन की गई हैं. आपके पास जो वैल्यूज हैं वो मेंशन की गई हैं और इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं वो मैं यहाँ पर नोट करवा दूँ जो सिंस के बच्चे हैं उनके लिए, और क्योंकि उनकी बुक में आया हुआ है, मेंशन है. ठीक है. जो आपकी ह्यूमन बॉडी है, बाकी दूसरे प्रोविंस वाले भी इसको नोट कर दें. द ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन, सॉरी ये आपके पास 1 है, 10,000 प्रोटीन्स. ये आपके पास पास पेपर में आया हुआ है. देखिए है तो सिंध में लेकिन पास पेपर में आपके पास आया हुआ है. उसके बाद एक और पॉइंट जो है एमसीक्यूज पॉइंट वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं कि जो आपके पास सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय जीन. एक जीन होती है डीएनए के अंदर, वो डिटरमाइन करती है कि भाई जो प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की वो क्या होनी चाहिए. ठीक है. इस बात को भी नोट करते हैं. और बाकी इसमें कुछ एक एडिशनल चीज़ें भी हैं. ठीक है. एडिशनल चीज़ें भी हैं जो कि केपीके के अंदर नहीं है, इवन आपके पास फेडरल के अंदर भी नहीं है. बट ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके. यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ. ओके. आपके पास बेसिकली अल्फा हेलिक्स होता है, या में अल्फा हेलिक्स एक प्रोटीन है. ठीक है. और ये आपके पास सेकेंडरी प्रोटीन है. इसके हर टर्न में, इन ईच टर्न इट हैव द 3.6 अमाइनो एसिड. ठीक है. ये जो आपके पास अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, इसके एक टर्न में ये जो आपके पास देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एक टर्न है, इस एक टर्न में आपके पास 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं. ठीक है. ये बात थी, एडिशनल कुछ चीज़ें थी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे बतानी थी. इसको जरूर याद करें. अब मैं वापस आता हूँ टॉपिक पर. ठीक है. आपके पास जो इंसुलिन है, इंसुलिन मैंने बताया कि इंसुलिन सबसे पहले डिस्कवर किया था एफ सेंगर ने. इंसुलिन के पास 2 चेन्स होती हैं. ठीक है. अब इंसुलिन के बारे में जो एमसीक्यूज आते हैं वो ये है कि इंसुलिन के पास अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं. इंसुलिन के पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं टोटल 51 अमाइनो एसिड्स. कितने होते हैं? 51 अमाइनो एसिड्स. ठीक है. इंसुलिन के पास टोटल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं 51. इंसुलिन है 51 अमाइनो एसिड टोटल. ठीक है. इसमें 2 चेन्स होती हैं, एक आपके पास शॉर्ट चेन होती है और एक आपके पास इसमें लॉन्ग चेन होती है. शॉर्ट चेन एंड लॉन्ग चेन. अब इसमें एमसीक्यूज आते हैं कि भाई जो शॉर्ट चेन इसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं. शॉर्ट चेन में आपके पास 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और लॉन्ग चेन में आपके पास होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स. ठीक है. ओके. अच्छा, बस इसमें इतना ही था. आगे चलते हैं. ये था इंसुलिन के बारे में. अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में. ठीक है. हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया को हम सिकल सेल क्यों कहते हैं? ठीक है. ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर डील करेंगे. ठीक है. अब सिकल सेल एंड हीमोग्लोबिन, सबसे पहले मैं बात करूंगा हीमोग्लोबिन के बारे में. ठीक है. हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो मैं यहाँ पर बात करूंगा.
आपके पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, कैसा दिखाई देता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब हम डिटेल करेंगे, डिटेल के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है हीमोग्लोबिन का और सिकल सेल एनीमिया का, डिटेल के साथ फेडरल की टेक्स्ट बुक इवन केपीके के अंदर, बाकी और भी प्रोविंस है जिसमें जिनमें कुछ कुछ पॉइंट वहाँ पर भी आएंगे, तो इसका मतलब ये पूरा टॉपिक भी आपको कवर करना होगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन से रिलेटेड वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है इसकी शेप क्या है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसकी जो शेप है, सबसे पहले ये एक डिस्क शेप जैसा नजर आता है, भगवान। ठीक है, या इसका शेप नेट की तरह भी होता है। अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो इस तरह से होता है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो एक डिस्क शेप की तरह है, बट ये आपके पास बन गया आपके पास सिंपल आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल शेप। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँगा कि शेप के अलावा, ठीक है, बट इसमें एक और चीज़ है डेफिनेट शेप में, कि इसमें विदाउट होल होता है, इसमें मतलब कोई होल नहीं होता इस शेप में। क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा हो तो एक डिस्क शेप की तरह है, तो ये बिल्कुल आपके पास रेड ब्लड जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें इजीली पास आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ आपके पास, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, सॉरी, ये आपके पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब जितना आपके पास आरबीसी जो कि डिस्क शेप की तरह है वो इजीली यहाँ से पास आउट होता रहेगा, लेकिन जब हम सिकल सेल एनीमिया की तरफ आएंगे तो वहां पर हम बात करेंगे कि कैसे वहां पर चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि आरबीसी जो है वो बेसिकली नॉर्मल है, इस वजह से हम जो फेडरल की टेक्स्ट बुक है वहां पर इसको डिनोट किया गया है HbA से। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो चेन्स है, कितनी चेन्स होती हैं, तो हीमोग्लोबिन के बारे में आता है कि हीमोग्लोबिन के पास जो टोटल चेन्स हैं वो आपके पास, हीमोग्लोबिन के पास जो टोटल चेन्स होती हैं वो होती हैं 4 चेन्स है हीमोग्लोबिन के पास। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आपके पास जो चेन्स होती है हम उसे कहते हैं अल्फा चेन। ठीक है, अल्फा चेन्स, अल्फा चेन्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और दूसरी आपके पास आती है बीटा चेन, ये भी आपके पास कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अब इनके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करें तो जो अल्फा चेन है इसमें जो अमाइनो एसिड्स का जो नंबर है वो आपके पास है 144 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, क्योंकि ये 2 चेन है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो टोटल होगा इन अल्फा चेन अमाइनो एसिड का, क्या आएगा? 882। अगर बीटा चेन को देखें तो बीटा चेन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं 146 अमाइनो एसिड, क्योंकि 2 चेन से इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास आएगा 12 और 8 9 2, इसको 8 करें, 8 9 10, ये आपके पास 18 580। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपके पास है 141। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 282। अब इसको जब टोटल करेंगे तो 4, और ये आपके पास 9 और 9 आपके पास 18 होता है, तो ये बनेगा 7 और ये आपके पास बन गया 574। जो टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं हीमोग्लोबिन के पास वो होते हैं आपके पास 574 अमाइनो एसिड होते हैं टोटल हीमोग्लोबिन के पास। ठीक है, और अल्फा चेन के पास होते हैं टोटल 282। अगर एक अल्फा चेन के बारे में पूछा जाए तो वो आपके पास होते हैं 141, और अगर बीटा चेन में पूछा जाए तो 146। अगर बीटा चेन के आपके पास टोटल पूछे जाए तो 292, अगर इन दोनों को मिलाकर पूछे जाए तो आपके पास है 574 अमाइनो एसिड्स। इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। ये आपके पास हो गया नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में। अब मैं आऊंगा डिटेल के साथ जो आपके पास सिकल सेल एनीमिया है वहां पर क्या सिनेरियो होता है। देखिए, सिकल सेल एनीमिया, सबसे पहले जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक डिजीज है, और ये आपके पास जिस कैटेगरी में आती है वो आपके पास है इनहेरिटेंस डिजीज। इसमें मैं बात करूंगा शेप की। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें अगर आप शेप देखें तो जो शेप आपके पास है वो क्या है, वो आपके पास डिस्क शेप है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ।
लेकिन यहाँ पर जो एक शेप बनेगा उस शेप को मैं नाम देता हूँ सिकल, बिल्कुल सिकल की तरह होता है, या हम इसको एक और नाम भी देते हैं क्रिसेंट, ठीक है, क्रिसेंट शेप की तरह होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसकी वजह से हम इसको सिकल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है जिस तरह हमने इसको किया है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को इसको डिनोट किया जाता है हीमोग्लोबिन, ऊपर हम एस लगा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपके पास है, अब क्वेश्चन आता है कि सर सिकल सेल हीमोग्लोबिन क्यों होता है, तो रीजन क्या है सिकल सेल हीमोग्लोबिन का। अब सिकल सेल हीमोग्लोबिन का जो रीजन है वो है एक टाइप की म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में बेसिकली ये पॉइंट म्यूटेशन कहाँ पर होती है, क्वेश्चन है ये पॉइंट म्यूटेशन किस जीन में होती है। ये जिस जीन में होती है उस जीन का जो नाम है वो है बीटा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबिन जीन, बीटा ग्लोबिन जीन, ठीक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास इस बीटा ग्लोबिन जीन में एक न्यूक्लियोटाइड है वो रिप्लेस होता है, वन न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस विथ, कौन सा न्यूक्लियोटाइड किससे रिप्लेस होता है तो इसमें आपके पास मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर दूं जो न्यूक्लियोटाइड है ग्लूटामिक एसिड, वो रिप्लेस होता है किसके साथ, वेलिन के साथ। वेलिन एक एसिड है उसके साथ रिप्लेस होता है, और ये किस पोजीशन पर रिप्लेस होता है वो भी क्वेश्चन आता है। अभी आया भी था जो टीयूएचएस का कंडक्ट किया था 2024 में, तो जिस पोजीशन पर होता है वो पोजीशन है आपके पास सिक्स्थ पोजीशन, ठीक है। सिक्स पोजीशन किस में, बीटा चेन में जो सिक्स पोजीशन होती है वहां पर ये चेंजिंग आती है। ये आपके पास सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अगर मैं और भी आपको कॉन्सेप्ट की बात करूं, कॉन्सेप्ट में जाऊं तो वहां यहाँ पर एक नॉर्मल बात करूंगा कि कैसे चेंजिंग आती है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि बायो में सिर्फ आपको रट्टा लगाना है। ये चीजें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको जरूर याद करें। और ये जो चीजें आपके पास मैंने मेंशन की है ये बेसिकली फेटल की टेक्स्ट बुक में डिटेल के साथ मेंशन है, और केपीके के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन की, तो मैं शॉर्ट मेंशन करूंगा हीमोग्लोबिन को जो कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। और यहाँ पर आपके पास है सिकल सेल हीमोग्लोबिन जिसको मैं शो करता हूँ HAS के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि होता है थ्रियोनिन, देन आपके पास होता है प्रो, देन आपके पास होता है ग्लू, और देन आपके पास अगेन, ठीक है। अब मैं आता हूँ सिकल सेल हीमोग्लोबिन की तरफ, जरा सी चेंजिंग होती है यहाँ पर, प्रो, देन प्रो, देन वेल, देन ग्लू। ये मैंने यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस मेंशन कर दिया, 1 सॉरी 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसका शेप है देखें, ये सिक्स पोजीशन है, सिक्स पोजीशन पर कैसे चेंजिंग हुई, ग्लूटामिक एसिड जो है वो चेंज हुआ है किसमें, वेलिन एसिड में, ठीक है। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है आपको इस तरह से नजर आएगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है आपके पास वो इस तरह से आपको नजर आएगा, लेकिन जो सिकल हीमोग्लोबिन है वो आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। ये सब के सब हीमोग्लोबिन। अब मैं यहाँ पर कुछ और एडिशनल चीजें हैं जो कि केपीके में मेंशन है तो वो भी मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। केपीके के अंदर कुछ चीजें मेंशन की है बुक ने, केपीके के अंदर कुछ चीजें आई हुई हैं जिनको मेंशन करना जरूरी है, वो भी हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। आप सबको पता है कि जो मेजर हीमोग्लोबिन आपके पास होता है एडल्ट के अंदर, मेजर हीमोग्लोबिन में होता है एडल्ट में, एडल्ट ह्यूमन में वो कौन सा होता है हीमोग्लोबिन, वो आपके पास होता है हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन ए होता है, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन ए की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो मैं हीमोग्लोबिन ए की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो आपके पास है ये कंपोज हुआ होता है, एक हेटेरोडाइमर होता है, ठीक है। ये जो आपके पास है वो एक हेटेरोडाइमर होता है जो कि कंपोज बना हुआ होता है दो अल्फा ग्लोबिन का, ठीक है। दो अल्फा ग्लोबिन्स होती हैं, उसके अलावा दो बीटा ग्लोबिन्स होते हैं, इन दोनों का बना हुआ होता है आपके पास ये हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन बी, ठीक है।
उसके अलावा ये जो दोनों हैं इनको इनकोड करता है, एक प्रोटीन्स होती हैं, इनको इनकोड करने के लिए एक प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, इनकोड बाय डुप्लीकेटेड आपके पास डुप्लीकेटेड एक प्रोटीन्स है जिसमें मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं HBA1। उसके अलावा आपके पास इसमें आती है HPA2 जीन्स, ठीक है। ये दोनों जीन्स जो आपके पास है ये बेसिकली ये दोनों जीन्स जो है वो इनकोड करती हैं इन्हें, ठीक है। और इन दोनों जीन्स को एक और जीन इनकोड करती है जिसको हम नाम देते हैं HPB जीन्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक आपका ये टॉपिक एंड हुआ। बेसिकली केपीके के अंदर एडिशनल चीज़ें मेंशन हैं, वहाँ से मैंने इन चीज़ों को अभी मेंशन किया है। उसके अलावा फेडरल में एडिशनल चीज़ें थी वो भी मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करवा के जाऊँ तो ये शेप के बारे में मेंशन था, पॉइंट म्यूटेशन जो आपको पता तो सिकल सेल एनीमिया जो है आपके पास कौन करवाती है, किस टाइप की म्यूटेशन करवाती है, वो करवाती है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। फिर करवाती तो है लेकिन जीन कौन सी है, तो जीन आपके पास है बीटा ग्लोबिन जी, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होता है वेलिन एसिड के साथ। ओके सर, अब किस पोजीशन पर होता है, 6th पोजीशन जो होती है बीटा चेन के अंदर उस पोजीशन पे होता है, ठीक है। मैंने आपको एक टेबल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कैसे ग्लोबिन जो आपके पास है ग्लूटामिक एसिड वो वेलिन एसिड के साथ रिप्लेस होता है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कौन करता है, वेलिन एसिड करता है, और उसका मैंने अलग से यहाँ पर शेप भी ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ये देखें सिकल सेल एनीमिया का शेप। आगे डिटेल से हम पढ़कर आए इस टॉपिक को, डिटेल से बहुत ज़्यादा डिटेल से कवर किया। अब आगे जाने से पहले आप इसको ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। एनिमेशन के थ्रू हम समझेंगे। ये आपके पास बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं और इन ब्लड वेसल्स में आपको अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर आपके पास सिकल सेल हीमोग्लोबिन है। हम देखें कैसे यहाँ पर के लिए किस तरह से म्यूटेशन आती है। आपके पास आरपीसी से जो कि पॉइंट म्यूटेशन आने की वजह से बिल्कुल एक सिकल सेल हीमोग्लोबिन की तरह हो गए। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर के पास एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जितने भी जिस्म पे पार्ट्स हैं वहां पर ब्लड ऑक्सीजन नहीं ले जा सकेगा, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब आपके पास आगे एक टेबल बनाई है मैंने जो कि आपके बुक में से ही है। ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। दो प्रोटीन हैं आपके पास, एक फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन। इनकी शेप मैंने डिटेल से बताया, सोल्युबिलिटी, क्रिस्टलाइजेशन, इलास्टिसिटी, फंक्शन क्या है, एग्जांपल क्या है, अकरेंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखें जो फाइब्रस प्रोटीन है इनका जो शेप होता है वो लॉन्ग फाइबर्स की तरह होता है, वो थ्रेड लाइक होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन का शेप स्फेरिकल होता है या इलिप्सॉइडल की तरह होता है, ठीक है। सोल्युबिलिटी की बात करें तो सोल्युबल जो फाइब्रस प्रोटीन है वो इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो सोल्युबल होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की बात करूं तो फाइब्रस प्रोटीन नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। और फाइब्रस प्रोटीन जो है वो इलास्टिक नेचर के होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन इलास्टिक नहीं होते। ये सपोर्ट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शन है जैसे कि एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन, ठीक है। और फाइब्रस प्रोटीन के जो एग्जांपल है उनमें सिल्क, फाइब्रोइन, मायोसिन, केराटिन, कोलेजन। और ग्लोबुलर प्रोटीन में आपके पास आता है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, अमाइलेज। फाइब्रस प्रोटीन आपके पास मिलती है आपके हेयर्स में, नेल्स में, मसल्स में, कनेक्टिव टिश्यूज में। और उसके अलावा ग्लोबुलर प्रोटीन आपके पास मिलती है ब्लड सेल्स में और डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। फाइब्रस प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपके पास ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स भी आ जाती हैं, ठीक है। अल्फा हेलिक्स की बात करूं तो ये बिल्कुल आपके पास इस तरह से होती है, ठीक है। और बीटा प्लेट आपके पास इस तरह से होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करूं तो इसमें जो आपके पास टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये दोनों मेंशन किए गए हैं, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये दोनों आपके पास मेंशन है, इन दोनों को कवर करना है आपको। केपीके के अंदर भी दोनों ही हैं और इन दोनों को कवर करें। अब नेक्स्ट मैं आऊंगा, एक और टेबल भी है और ये टेबल आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेबल से रिलेटेड आपको पास फंक्शन पूछे जाते हैं डिफरेंट प्रोटीन से लेकर। एक्टिन के बारे में पूछा जाता है कि ये क्या करता है, ये बेसिकली मसल फॉर्मिंग प्रोटीन होती है, इससे हमारी मसल्स बनती हैं। अमाइलॉइड जो होती है बेसिकली ये सेल सरफेस प्रोटीन के तौर पर काम आती है। कैडीसिफ्लाई एक फिब्रोइन प्रोटीन है जो कि यूज होती है
बाइंड द डेब्रिस, जैसे कि रॉक्स, स्टिक्स और ट्विग्स एंड शेल्स जो होते हैं प्रे के, उनमें यूज होती हैं। आपके पास एक और प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोकैल्सिन। कॉन्ड्रोकैल्सिन जो प्रोटीन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाने के काम आती है। कोलेजन जो प्रोटीन है ये आपके पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है स्किन को, कंपोनेंट होती है कार्टिलेज के अंदर, लिगामेंट के अंदर, इवन टेंडन और बोन और टीथ के अंदर भी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है इलास्टिन। इलास्टिन बेसिकली आपको रेजिलेंस एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। फिब्रिलिन जो आपके पास है ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रोवाइड करता है एक फोर्स बियरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज के दरमियान में। गेलाटिन जो प्रोटीन है वो आपके पास बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रिशियस प्रोटीन है जो कि ड्राइव किससे हुई है, कोलेजन से। स्किन और बोन का जो कोलेजन है उससे ड्राइव हुई आपकी ये गेलाटिन, और इसको मैं जरूर यहाँ पर स्टार लगाऊंगा, इसको जरूर याद करना है। ठीक है, एक्टिन को जरूर याद करना है, अमाइलॉइड को जरूर याद करना है। ठीक है, और इनको भी जरूर याद करना है, बाकी दूसरों को भी याद करना है, लेकिन इनको जो मैं स्टार लगा रहा हूँ इसको जरूर याद करना है। आते हैं नेक्स्ट प्रोटीन की तरफ, स्क्लेरा प्रोटीन। इसमें आपके पास केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन और फिब्रिन आता है। टाइटिन जो प्रोटीन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास इलास्टिक स्टेबलाइजेशन देती है मायोसिन और एक्टिन फ्लामिन के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट देखें बेटे ट्यूबलिन प्रोटीन। ट्यूबलिन प्रोटीन आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती है, और केराटिन जो आपके पास है ये आपके नेल्स और हेयर्स में हेल्प करती है। तो जो मैं हाईलाइट करूं उनको जरूर अपने पास याद करके रखें। ठीक है, ये आपके पास टेबल हो गई, और ये टेबल मैं आपको बता दूं तो केपीके, सिंध, इवन फेडरल के अंदर भी मेंशन है, लेकिन बलोचिस्तान में भी। और इसमें बता दूं कि मतलब कुछ प्रोटीन्स किसी प्रोविंस में हैं तो किसी में नहीं है, लेकिन इन सबको मैंने एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज करके आपको दिया है। ठीक है, तो आपका काम है इसको याद करना। नेक्स्ट चलते हैं इस एमसीक्यूज की तरफ, और ये मैंने कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आपको पता है कि जरूर देता हूं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें, उसी टाइम आपको आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाउ डू फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन डिफर इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब आपको एक मैंने इसी वजह से कंपेरिजन के थ्रू एक टेबल बना के दिया ताकि आपको इजीली आसानी हो, ठीक है, याद करने में। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो उनमें क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सिंपली हम देखेंगे। सबसे पहले आपके पास है कि फाइब्रस प्रोटीन स्फेरिकल है और सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, क्या ऐसा ही है? उसके अलावा दे एक्ट एज एंजाइम। ये बात हमें पता है कि फाइब्रस प्रोटीन एंजाइम के तौर पर एक्शन नहीं करती, तो ये बात रॉन्ग है। फाइब्रस प्रोटीन आर लॉन्ग फाइबर्स, बिल्कुल। इनसोल्यूबल इन वाटर, ओके, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बिल्कुल। ग्लोबुलर प्रोटीन स्फेरिकल होती हैं, सोल्यूबल होती हैं और सॉल्वेंट के तौर पर, एंजाइम के तौर पर एक्ट करती हैं। ठीक है, बोथ टाइप आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रोवाइडिंग, गलत। फाइब्रस प्रोटीन आर स्फेरिकल, सोल्यूबल इन वेरियस सॉल्वेंट एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ग्लोबुलर प्रोटीन आर लॉन्ग फाइबर, ये भी बात गलत। तो बी ऑप्शन देखें कितना इजी से हमने क्लासीफाई कर लिया, ऑप्शन को ढूंढ लिया। इसी वजह से मैं हमेशा जो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं इसको याद करने के लिए आपको मैं टेबल प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो इस टेबल को जरूर याद करें, इन दोनों टेबल्स, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन किए। अब जो ये टेबल है आप देखेंगे तो ये टेबल आपको डिफरेंट प्रोविंस में मिलेंगी, लेकिन कुछ में आपके पास डिफरेंट है, कुछ में डिफरेंट है, तो सबको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। यहाँ पर देखें डाइजेस्टिव एंजाइम आपके पास अमाइलेज आ जाता है, उसके अलावा लाइपेज आ जाता है, पेप्सिन आ जाता है और ट्रिप्सिन आ जाता है। ठीक है, लाइपेज लिपिड के लिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, और आपके पास अमाइलेज जो है वो कार्ब के लिए, दैट मीन कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, इसका फंक्शन देखें तो ये बेसिकली डाइजेशन ऑफ ब्लड में, डाइजेशन ऑफ फूड में काम देता है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन ये दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और दूसरे सब्सटेंस को भी कैरी करती हैं। हार्मोन्स में आपके पास आता है इंसुलिन और थायरोक्सिन, ये कोऑर्डिनेट करती हैं डिफरेंट फंक्शंस। डिफेंसेस में आपके पास इमोग्लोबिन एंड इंटरफेरॉन्स, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम फॉरेन पैथोजेंस। कॉन्ट्रेक्टाइल में आपके पास एक्टिन और मायोसिन आता है जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और स्टोरेज में आपके पास लिग्यूम स्टोरेज प्रोटीन, एग वाइट प्रोटीन एल्ब्यूमिन आ जाती है, और ये प्रोवाइड करती है नरिशमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। ये था आपके पास लिस्ट ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन्स, इसको जरूर कवर करें। इसमें एक टेबल जो है वो मिस हो गई है, वो मैं जरूर यहाँ पर लास्ट में आपको शो कर दूं कि वो टेबल, ताकि आप उसको जरूर कवर करें। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब इस टेबल को देखें, ये टेबल में जितनी भी पॉइंट हैं आपके लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो मैंने इस टेबल में मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ऐसी तरह की लीनियर सीक्वेंस होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, और इसमें जो आपके पास आ जाते हैं ये डिटरमाइन करती है प्रोटीन के फंक्शन को, और इसमें जो बॉन्ड आपके पास एक पेप्टाइड बॉन्ड आता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। ठीक है, उसके अलावा
इसके एग्जाम्पल आप जरूर याद करें, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर याद करें। जिसमें आपके पास फर्स्ट आता है इंसुलिन, ठीक है, फिर हीमोग्लोबिन, बट हीमोग्लोबिन में भी देखिए आपके पास आता है अल्फा एंड बीटा चेन। यहाँ पर एक मिस्टेक है, इस मिस्टेक को अभी आप करेक्ट कर लें। ये जो आपके पास यहाँ पर मेंशन हुआ है कि हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा चेन इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में आते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट होना चाहिए वो ऐसा है कि यहाँ पर आती है आपके पास जो न्यूअली सिंथेसाइज जो आपके पास हीमोग्लोबिन होता है वो आता है आपके पास इस कैटेगरी में, तब जाकर आपके पास ये ऑप्शन सही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड स्ट्रक्चर जो कि बेसिकली अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स की फोल्डिंग से आता है, ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है 3D शेप इनिशियली शुरुआत में। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आता है जो कि बैकबोन की तरह काम आता है अमाइड और कार्बोनिल ग्रुप में। इसके एग्जांपल देखें तो आपके पास सिल्क फाइब्रोइन आता है जिसको हम बीटा शीट कहते हैं, और केराटिन जो आपके पास अल्फा हेलिक्स की तरह है, तो वो एग्जांपल इसमें आ जाते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर पर जाएं तो टर्शरी स्ट्रक्चर में आपके पास 3D फोल्डिंग आती है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, और ये आपके पास फंक्शनल शेप देता है। इसमें आपके पास जो बॉन्ड आते हैं, ये जो बॉन्ड मैंने यहाँ पर एक एक बॉन्ड मेंशन किया है, इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब इसमें देखें तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। बट यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, ये जो आपके पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसमें नहीं आती, बल्कि ये आती है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। अच्छा, इसमें कुछ और बातें, एग्जांपल देखें। एग्जांपल में आपके पास आता है मायोग्लोबिन, एंजाइम और ट्रिप्सिन, डिफरेंट किस्म के एंजाइम आते हैं। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में देखें तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में आपके पास, अच्छा, ये जो मायोग्लोबिन है ये आपके पास बेसिकली मसल्स जो को रेड कलर देती है, ठीक है। उसके बाद या इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, आयोनिक बॉन्ड आता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड आता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो आता है और कोलेजन के ये जो एग्जांपल है, और पेप्टाइड बॉन्ड है और बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये मैंने डिटेल के साथ इस टेबल में डिस्कस करती हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया हो। जो भी क्यूरीज हो जरूर कमेंट में सेंड कर दिया करें। हमारी टीम और हमारे टीचर जब भी इनका जो टाइम है, शेड्यूल है, ठीक है, क्लास का, उस टाइम आपको आंसर दे देंगे। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब एमटीके पॉइंट ऑफ व्यू से कवर की गई हैं, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी साथ साथ आपको करवाया गई है। एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिलेंगी, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ द लक, पढ़ाई करते रहें, कीप मूविंग, कीप पुशिंग योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।